हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में 935 प्रश्न कंप्लीट हुए थे। आज हम देखेंगे 936 नंबर प्रश्न से। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ अगर प्रश्न पूछे जाएँ तो उनको जवाब जरूर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सही बताना है इसमें। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई थी। बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है कि भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का सदस्य है। ये भी बात सही है। तो जो दोनों ही सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सामने उत्तर दिख रहा है। इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल का है, देखते हैं। IPOI को नवंबर 2019 में, कब? नवंबर 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। पहला विचार PM द्वारा तब दिया गया जब उन्होंने थाईलैंड में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किए थे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किए थे थाईलैंड में, उसी समय इन्होंने ये वाला विचार दिया था। यह समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण, संसाधन साझाकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक सहयोग, व्यापार कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन के आसपास कल्पना किए गए 7 केंद्रीय स्तंभों पर केंद्रित है। तो ध्यान ये भी रखना है कि यह 7 केंद्रीय स्तंभों पर केंद्रित है। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2005 में स्थापित हुआ है। 18 देशों का एक मंच है। यह शिखर सम्मेलन रणनीतिक क्षेत्रीय संवाद और आम क्षेत्रीय चिंताओं की राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक मुद्दों पर सहयोग के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, EAS में 8 सदस्य जो हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और USA के साथ आसियान देशों के 10 सदस्य देश शामिल हैं। मतलब इसमें जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, इसमें 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, और बाकी 10 जो हैं वो आसियान वाले देश है। ठीक है, ईस्ट एशिया ग्रुपिंग की अवधारणा को पहली बार 91 में तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने दिया था। पहला शिखर सम्मेलन 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य भी है। तो ये चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, आगे है कि लाओस में पूर्वी एशिया में लगा हुआ देश निम्न में से किसके साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है? कोई देश है लाओस जो पूर्वी एशिया में शामिल है, वह किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से बताना है वह देश कौन सा है। तो वह देश है ताइवान। ठीक है, ये देश है ताइवान, जिसके साथ लाओस जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है ना, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। लाओस देखें, लाओस कंबोडिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के द्वारा सीमावर्ती दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंड लॉक्ड वाला देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, NDB के बारे में बात करनी है। इसमें देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। बात सही है।
एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में ही है। आगे है कि एनडीबी का विकास आसियान देशों द्वारा किया गया है या किया जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ए है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत है इसका। देखते क्या है इसमें। देखिए, मुख्यालय इसका शंघाई में है। नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा ब्रिक्स सम्मेलन का ब्रिक्स सदस्यों का चौथा सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में 2012 में। इसी समय ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ जो विकासशील देश हैं उनमें बुनियादी ढांचा सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक नए विकास बैंक की संभावना पर विचार किया गया था। ठीक है, फोर्टालीजा घोषणा है 2014, इसमें छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। इसके दौरान नेताओं ने क्या किया? एनडीबी की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो हो सकता प्रश्न ऐसा भी हो कि फोर्टालीजा घोषणा किससे संबंधित है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फोर्टालीजा घोषणा जो जोर दिया कि एनडीबी ब्रिक्स के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करेगा, इस तरह स्थायी और संतुलित विकास में योगदान देगा। ठीक है, एनडीबी के संचालन के लिए एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो हमें ये देखना है। इसके कौन कौन से हैं? स्वच्छ ऊर्जा है, परिवहन, बुनियादी ढांचे, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच में आर्थिक सहयोग की भावना। ठीक है, इसका ये मुख्य लक्ष्य है। ठीक है ना। एनडीबी सभी सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच में समान अधिकारों के साथ एक परामर्श तंत्र पर कार्य करता है। इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न में हो सकता है कि जो प्रश्न में स्टेटमेंट्स हैं उनके अलावा कुछ और भी स्टेटमेंट आ जाए, तो इसलिए हमें थोड़ा इसको ध्यान रखना है। एनजीटी कब बनाया गया है? 2010 में। ठीक है, तो देखिए इसमें बताना कौन सा कथन गलत है, स्टेटमेंट गलत पूछा गया है इसमें। तो देखिए, एनजीटी को आवेदन दाखिल करने, अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर ही निस्तारण करना अनिवार्य है। मतलब कोई भी मैटर अगर एनजीटी में जाता है तो उसको उस मैटर को 6 महीने में ही निपटाना है। ठीक है, तो बात सही है। दूसरा है, यह भारत के अनुच्छेद 21 के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरणा लेता है। तो अनुच्छेद 21 से ही यह प्रेरणा लेता है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो गलत कौन सा हुआ? कोई नहीं, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संरक्षण, वन और वन अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए क्या हुआ? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एक विशिष्ट निकाय है। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत ये भारत के अनुच्छेद संवैधानिक 21 से के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरणा लेता है, जो भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण का अधिकार भी देता है। अब इसका मूल क्षेत्र अधिकार क्या है? मूल क्षेत्र अधिकार है पर्यावरण से संबंधित पर्याप्त प्रश्न विशिष्ट गतिविधि के कारण पर्यावरण को नुकसान के मामलों से संबंधित है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन भी करता है। एनजीटी को आवेदन दाखिल करने, अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर ही निस्तारण करना अनिवार्य है। एनजीटी के पास बैठने के 5 स्थान हैं, जहाँ पर ये अपनी सभा लगा सकती है एनजीटी। वो कौन कौन सी है? नई दिल्ली तो है ही है प्रमुख मुख्य रूप से, उसके अलावा भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है और चेन्नई। कौन कौन सी? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो इसमें देखिए, दिल्ली तो है, मुंबई को छोड़ के तीनों महानगर हैं। ठीक है, भोपाल और पुणे एक्स्ट्रा है। कौन कौन से? भोपाल और पुणे एक्स्ट्रा हैं, बाकी तीनों महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित किस देश में भूमध्य सागर पर
तट रेखा नहीं, मतलब कौन सा देश ऐसा है इनमें से कि जो भूमध्य सागर के साथ तट रेखा नहीं लगती इसकी, ठीक है। तो कौन सी नहीं लगती होगी? देखिए, लीबिया है, ग्रीस है, इटली, जानते हैं इटली तो लगता ही है पूरी तरह से, लीबिया और ग्रीस भी है, लेकिन बुल्गारिया ऐसा देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लग रही है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखिए कैसे क्या है ये आपका है भूमध्य सागर। कौन सा है? ये वाला भूमध्य सागर है, ठीक है। इटली कहाँ है? ये इटली है, इटली हो गया। ये आपका लीबिया यहाँ पे है, ऐसे कुछ करके है, लीबिया है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ग्रीस, ग्रीस भी है यहीं पे। कहाँ पे है? ग्रीस जो है आपका, ये इजिप्ट, इजिप्ट है ना, तो इजिप्ट वही ग्रीस है। तो कैसे? ऐसे है, ये भी ऐसे ही यहीं पे है। लेकिन बल्गारिया जो है, बल्गारिया कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है। तो बल्गारिया जो है ये, इसकी सीमा जो है, जैसे मतलब अब तीन की तो मिल गई, लीबिया है, ये लीबिया हो गया, ये इटली हो गया, और ये हो गया आपका ग्रीस। तो बचा कौन सा? एक तो इसमें से है जिसकी तटरेखा नहीं लगती है उससे, तो वो बच रहा कौन सा? बल्गारिया। तो बुल्गारिया की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की है। और ये क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 देश हैं भूमध्य सागर पर, जिन देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है उनमें से वो 21 देश हैं। कौन कौन से हैं देखना है। तो अल्बानिया है, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मॉन्टीनीग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया, और कौन सा? आपका तुर्की, ठीक है ना। तो ये है ऐसे, ये हमने बताया था, इटली यहाँ पे, ठीक है, ग्रीस यहाँ से ऐसे है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये आपका कौन सा था? यहाँ पे लीबिया था, यहाँ पे मिस्र है, इजिप्ट, अल्जीरिया यहाँ से ऐसे, मतलब ऐसे है, ठीक है ना। फिर इसी में ट्यूनीशिया ऐसे बीच में से ऐसे लगा हुआ है, तो थोड़ा सा क्या है, इस तरीके से मैप को भी ध्यान में रखना है ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा आए तो आप उसको बता सकें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है ये जो विशेषताएं बताई गई हैं ऊपर, ये किसके बारे में बताई गई हैं? कौन सी विशेषताएं हैं? यही जो ये ऊपर इतनी बताई गई हैं तीन चीज़ें, ये इनमें से किसके बारे में बात कर रही हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है स्टेटमेंट, कि भारत का सबसे बड़ा लैगून है, ठीक है। दूसरा है भारत में रामसर साइट के रूप में नामित भी किया गया है। यहाँ पे नलबाना, नालाबाना द्वीप इसका हिस्सा है, ठीक है ना। तो भाई ये किसके बारे में बताया गया है, हमें ये चीज़ बतानी है। किसके बारे में बताया गया है? पुलिकट झील है, चिल्का है, कोलेरू है, या फिर इनमें से किसी के बारे में नहीं बताया गया। अब ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए पुलिकट झील सबसे बड़ी बात है, भारत का सबसे बड़ा लैगून। तो भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? चिल्का झील। कहाँ है? ये है, ऐसे है ना भारत का मैप,
भारत का मैप है ना, यहाँ पे ये है उड़ीसा, इसी के आसपास है, यहीं पे है। ठीक है, तो ये चिल्का झील के बारे में बात हो रही है। ये रामसर साइट भी है और नलबाना जो द्वीप है वो इसी का एक हिस्सा भी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील इसका सही उत्तर हो गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चिल्का सही है। उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का भारत में सबसे बड़ा तटीय लैगून, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा। दुनिया में सबसे बड़ा तटीय लैगून है, न्यू कैलिडोनिया में है, न्यू कैलिडोनियन बैरियर रीफ। न्यू कैलिडोनियन बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ा लैगून है। ठीक है, सर्दियों में चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान बन जाता है। ठीक है, यह झील पौधों और जानवरों की कई लुप्त प्राय प्रजातियों की मेजबानी भी करती है। इसके समृद्ध जैव विविधता पारिस्थितिकी महत्व के कारण चिल्का को भारत के रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। और नलबाना जो द्वीप है भारत के सबसे बड़े खारे पानी की लैगून चिल्का झील का ही हिस्सा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, इसलिए सही उत्तर क्या हुआ? इसका बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि कौन से हिमालय के करीब मानसून गर्त की शिफ्ट के निहितार्थ होते हैं। ठीक है, जो हिमालय के करीब में मानसून की गर्त होती है उसके शिफ्ट होने के निहितार्थ कौन कौन से हैं, उनमें हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला है मैदानी इलाकों में लंबे समय तक सूखे बादल छाए रहे। मैदानी इलाकों में लंबे समय तक सूखे बादल छाए रहें तो वहाँ पे भी मानसून गर्त शिफ्ट कर देती है। बात सही है। ठीक है, मैदानी इलाकों में सूखे की स्थिति कायम रहे तो ये वाला स्टेटमेंट। तीसरा क्या है? हिमालयी नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होती है तो ये भी बात सही है। ठीक है, मैदानी इलाकों में सूखे की स्थिति कायम रही, ये वाले इस ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? निहितार्थ पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए इसका सही उत्तर। हाँ, देखिए क्या है कि जब हिमालय के करीब आती है ये धुरी तो ये मैदानी इलाकों में लंबे समय तक क्या होता है? सूखा रहता है। इससे मैदानी इलाकों में भारी बारिश होगी। ये बारिश जो है उनके मद्देनजर बाढ़ की तबाही लाती है, जिससे मैदानी इलाकों में जान माल की क्षति भी होती है। हिमालयी नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होती है। कब होती है? इसी दौरान होती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मानसून के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। सही उत्तर बताना है ना, मानसून के संबंध में सही बताना हमें। देखिए क्या है कि पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी के दौरान बारिश लाता है जबकि पूर्वोत्तर मानसून सर्दियों के दौरान बारिश लाता है। बात सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च दबाव होता है और वायु की दिशा ऑस्ट्रेलिया से भारतीय उपमहाद्वीप तक होती है। ये तो कोई लॉजिक है नहीं इसका। ठीक है ना, इसलिए ये दूसरा वाला गलत है। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय उपमहाद्वीप तक वायु की दिशा होती है तो ये कोई कैसी है कि भारत यहाँ है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, तो ये थोड़ी ना इधर से कुछ आता है तभी चलता है काम। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है अभी। तीसरा है पूर्वोत्तर मानसून की दिशा समुद्र की ओर होती है, इसलिए इसमें नमी नहीं होती और बंगाल की खाड़ी से बहने के बाद इसमें शुष्कता और ठंडक आती है। केवल तमिलनाडु के पूर्वी तट में हिस्से में वर्षा होती है। केवल पूर्व तमिलनाडु में नहीं होती है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी होती है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में होगी, कर्नाटक के भी कुछ हिस्से में होती है वर्षा। ठीक है ना, और केरल में भी कुछ वर्षा हो जाती है इससे। ठीक है, तो ये केवल तमिलनाडु में ही नहीं होती है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा ना, ए सही उत्तर इसका। देखते हैं, गर्मी के दौरान मानसून बारिश लाता दक्षिण पश्चिम में और पूर्वोत्तर मानसून लाता सर्दियों के दौरान। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में
भारतीय उपमहाद्वीप में कम दबाव होता है जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना। और वायु की दिशा जो होती है ऑस्ट्रेलिया से भारतीय उपमहाद्वीप तक होती है। तो वायु की दिशा ऑस्ट्रेलिया से भारतीय उपमहाद्वीप तक होती है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ होती है। पूर्वोत्तर मानसून की दिशा समुद्र की ओर होती है, इसलिए इसमें नमी नहीं है। बंगाल खाड़ी से बहने के बाद इसमें नमी और ठंडक आती है। और ये आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु में बारिश होती है इनसे, ठीक है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, जेट वायु धाराएं वायु के द्रव्यमान विनिमय द्वारा अक्षांशीय ताप संतुलन के रखरखाव में मदद करती हैं। जेट वायु धाराएं वायु के द्रव्यमान विनिमय द्वारा अक्षांशीय ताप संतुलन के रखरखाव में मदद करती हैं। बात सही है, ठीक है ना। दूसरा है कि जेट स्ट्रीम भी एक उबाऊ उड़ान का कारण बन सकती है। जो जेट स्ट्रीम होती है वो भी। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। देखते हैं, सी इसका सही उत्तर। हाँ, जेट वायु द्वारा द्रव्यमान के विनिमय द्वारा अक्षांशीय ताप संतुलन के रखरखाव में मदद करती है। जेट स्ट्रीम भी क्या होती है, उबड़ खाबड़ उड़ान का कारण बन सकती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम कभी कभी अप्रत्याशित होती है, ठीक है। और मौसम के शांत और स्पष्ट दिखने पर भी अचानक गति पैदा कर सकती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है, यह बताना। सही कथन के बारे में बात करनी है, वो भी ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो क्या है भाई, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। बात सही है या फिर गलत है। हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, तो बात तो सही है ना भाई। जब ये निकल रही है, कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये है हमारा हिमालय, ये है ना। अब ये नदी यहाँ ऐसे बह रही है, ऐसे तो बह रही है, हिमालय के समानांतर ही चल रही है ना पूर्व की तरफ, ऐसे इधर ही तो बह रही है, यही कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। यह नंगा पर्वत पर पहुंचने पर यू मोड़ लेता और एक कंठ से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश कर जाती। तो नंगा पर्वत नहीं है भाई, ये है नामचा बरवा। तो दूसरा स्टेटमेंट सीधा गलत हुआ। तीसरा है, तीस्ता नदी इसकी दाहिनी सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी सही है। ये कहाँ से निकल रही तीस्ता नदी, तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से, ठीक है ना। सिक्किम से निकलती है, ये आसाम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है, फिर यहाँ से आके ये इसमें मिल जाती है, ठीक ना। किसमें, ब्रह्मपुत्र में। तो दाहिनी तरफ से ही मिल रही ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा तो गलत था। चलिए, सी इसका सही उत्तर है। हाँ, नामचा बरवा पहुंचने पर यह युवा आकार में मुड़ जाती है और से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश कर जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या फिर सियांग। तो ध्यान रखना है। इसकी सहायक नदियां भी हैं, सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, ऐसी ऐसी नदियां हैं इसकी, ठीक है। तो नदियों के नाम याद रखिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये देखिए। कामेंग है, मानसरोवर, बैकी, रैदक, जलंधा, तीस्ता, सुबनसिरी, ठीक है ना। सुबनसिरी, जलंधर, रैदक, बैकी और मानसरोवर, कामेंग और तीस्ता नदी जो है इसकी दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। अब इसमें पता करना कि रैदक नदी क्या है। ये जो रैदक नदी है इस पे बना हुआ है चुक्का बांध। क्या बना है रैदक पे, चुक्का बांध बना हुआ है, चुक्का बांध। ये भारत के सहयोग से बनाया गया है। और जो समझौता हुआ इसमें ये है कि यहाँ पे जो बिजली पैदा होगी ना उसका 70% भारत खरीदेगा। तो वो चुक्का बांध कहाँ है, रैदक नदी पर है। एक प्रश्न ये भी आपको मिल गया यहाँ से, ठीक है। चलिए,
महादयी, मांडवी नदी पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है, महादयी और या फिर उसको बोलते हैं मांडवी। मांडवी नदी के बारे में देखिए क्या है, इस पे एक प्रपात है, जल प्रपात है, नाम है उसका दूध सागर करके। दूध सागर जल प्रपात है ना, मांडवी नदी पर ही है। तो ये देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, कलसा बंडुरी, कलसा और बंडुरी इसकी सहायक नदियां हैं। सही है कि गलत है? तो कलसा और बंडुरी इसकी सहायक नदियां हैं, ये बात सही है। यह पश्चिम की बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर ही बहती है, अरब सागर में जाके गिरती भी है। ठीक है, ये कहाँ पे है, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे। ये दूध सागर जो है यहीं पे है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर देखिए, पहला और दूसरा तो सही है। तीसरा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट है कि महानदी जल विवाद मध्य प्रदेश क्यों होगा, अगर ये गोवा और कर्नाटक के बीच में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश अगर ना होता तो हो सकता है कि स्टेटमेंट सही होता तीसरा, लेकिन इसमें तो गोवा भी नहीं था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया, पहला दूसरा सही, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, सही उत्तर क्या हुआ, बी हो गया ना इसका सही उत्तर। कलसा और बांडुरी इसकी सहायक नदी हैं। देखिए कलसा बांडुरी सहायक नदी है, पश्चिम में बहती है। नदी जल विवाद कहाँ कहाँ है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है हमें। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न, SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है में एक डीएनए नहीं है, हैं? लेकिन एक आरएनए अणु है। ये बात सही है क्या, डीएनए नहीं है लेकिन आरएनए है, तो सही है या फिर गलत है, बात सही है। दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया आरएनए को डीएनए अणु में परिवर्तित करती है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया होती है वो आरएनए को डीएनए में परिवर्तित करती है, इससे पहले कि जीन को परीक्षण में पकड़ा जा सके। मतलब अगर हम जीन का किसी चीज़ का हम परीक्षण कर रहे हैं, अगर उसमें हम जीन को पकड़ते हैं, जीन हमारे समझ में आ जाए, उससे पहले ही आरएनए को क्या करते हैं, डीएनए में परिवर्तित करती है। कौन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही उत्तर सी है, सही है। देखिए SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता में एक डीएनए नहीं है, ये आरएनए होता है। ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया RT-PCR में आरएनए को डीएनए अणु में परिवर्तित करती है, इससे पहले कि जीन को परीक्षण में पकड़ा जा सके। जीन को परीक्षण में पकड़ने से पहले ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रक्रिया होती है वो आरएनए को डीएनए में परिवर्तित कर देती है। ट्रूनेट क्या है, एक चिप आधारित बैटरी संचालित RT-PCR किट है। क्या है ये, ट्रूनेट एक चिप आधारित बैटरी के संचालित RT-PCR किट है। प्रारंभ में यह केवल SARS-CoV-2 वायरस में ई जीन की पहचान कर सकता था, लेकिन यह वह जीन है जो वायरस को इसके चारों ओर एक गोलाकार लिफाफा बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा, ये क्या है, चिप आधारित भी है, बैटरी संचालित है, RT-PCR किट है। क्या नाम है इसका, ट्रूनाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही इसमें। देखिए पहला है कि यह बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बात सही है। बात सही है ना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है या फिर गलत है,
तो पहला स्टेटमेंट सही है, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगर इनके स्थान चेंज कर दिए जाए तो सही हो जाएंगे, हो सकता है, लेकिन वैसे दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत ही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर इसका हो सकता है ए, ठीक है। तो यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथ के द्वारा निर्मित होती है, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत ही है, ठीक है ना। पहला सही है, दूसरा गलत। पहला है यह बच्चे के जन्म की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है। तो दूसरा तो गलत ही है, पहला सही है, ठीक है, पहला सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, ए सही उत्तर इसका, ठीक है। देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जन्म की बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पुरुष प्रजनन में भी मदद करता है ये, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है। हमने बोला था कि इनकी जगह को चेंज कर दिया जाए, तो हाइपोथैलेमस को ला दिया जाए निर्मित करने की जगह और पिट्यूटरी को रख दिया जाए स्रावित करने की जगह, ठीक है, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है ना। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या था? गलत था। हाइपोथैलेमस निर्मित करता है, पिट्यूटरी क्या करती है? स्रावित करती है इसको, ठीक है, वो हार्मोन है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बैक्टीरिया और वायरस के बीच में अंतर बताना है, कौन सा इसमें सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले जीवित जीव होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? एकल कोशिका वाले जीवित जीव होते हैं, बात सही है। लेकिन वायरस क्या होते हैं? ये आमतौर पर जीवित और निर्जीव चीज़ों के बीच माना जाता है, मतलब जीवित भी हो सकते हैं, मरे हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बात सही है। बैक्टीरिया को प्रजनन के लिए मेजबान की आवश्यकता नहीं होती है। बैक्टीरिया को अगर प्रजनन करना है, अपनी संख्या बढ़ानी है, अपने आप को जीवित रखना, तो इनको किसी मेजबान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वायरस जो है वो मेजबान के अंदर ही पल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है। उनका पालन पोषण किसी के अंदर ही होता है, बाहर वो नहीं रह पाते ज़्यादा देर तक, ठीक है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जब सही है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें हैं, तो सही उत्तर सी हो गया इसका, ठीक है। देखिए, बैक्टीरिया और वायरस के बीच में मुख्य अंतर यह है कि बैक्टीरिया जीवित कोशिकाएं होती हैं, स्वतंत्र रूप से पुनः पेश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और वायरस नॉन लाइजिंग कण है, जैसे कि अधिकांश वायरोलॉजिस्ट मानते भी हैं। उनकी प्रतिकृति के लिए एक मेजबान सेल की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, ये क्या है भाई? ICMR क्या है कि जनादेश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है। अनुसंधान का निर्माण, समन्वय, संवर्धन के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह सोसाइटी के लाभ के लिए चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन भी करता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, यह उत्पादों या प्रक्रियाओं में चिकित्सा नवाचारों का अनुवाद करता है और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में पेश भी करता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय, संवर्धन के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है ICMR। तो ये तो सही है। सोसाइटी के लाभ के लिए चिकित्सा अनुसंधान का संचालन करता है, समन्वय और कार्यान्वयन भी करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर तीनों है, ठीक है ना। देखते हैं, सही उत्तर तीनों होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका सही उत्तर। हाँ, अब देखिए क्या है। जैव चिकित्सा अनुसंधान, निर्माण, समन्वय, संवर्धन के लिए भारत में शीर्ष निकाय, सोसाइटी के लाभ के लिए चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, समन्वय, कार्यान्वयन, उत्पादों और प्रक्रियाओं में चिकित्सा नवाचारों का अनुवाद करना और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में पेश करना इनका काम है, ठीक है।
तो ये तीनों स्टेटमेंट सही थे इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक है, नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक है राज्यों के शासित प्रदेशों पर आधारित होता है, जिसमें 23 स्वास्थ्य संबंधी संकेतक शामिल होते हैं इसमें। तो हमें बताना है कि एक उपरोक्त जो विशेषताओं का वर्णन करती है कौन सी, ये है ऊपर जो दिए गए हैं 5 स्टेटमेंट में, ये कौन कौन सी हैं जो इनमें शामिल हैं, ये हमको बताना है। देखिए, नवजात मृत्यु दर सही है या फिर गलत है? नवजात मृत्यु दर को शामिल किया जाता है स्वास्थ्य सूचकांक में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा क्या है, दूसरा है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब 5 साल के अंदर जो मृत्यु होती है उसकी दर है, मातृत्व दर वो। तीसरा कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी ठीक है। पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज, ये भी सही है। न्यू बॉर्न के बीच कम जन्म के वजन का अनुपात, जो नए नए बच्चे जन्म लेते हैं उनका वजन कम होता है और कुछ का बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके बीच में जो अनुपात होता है ये भी उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसके पांचों सही हैं, तो इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर डी ही है। देखिए क्या है, स्वस्थ राज्यों प्रगतिशील भारत, ये है स्वस्थ राज्यों प्रगतिशील भारत, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की रैंक पर रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। नाम क्या है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की रैंक पर एक रिपोर्ट, ठीक है। इसमें 23 स्वास्थ्य संबंधी संकेतक जारी किए गए हैं। इनमें से देखिए, नवजात मृत्यु दर है अंडर 5, मतलब 5 साल के अंदर की जो मृत्यु दर होती है, नए जन्मों के बीच कम जन्म के वजन का अनुपात होता है। तपेदिक HIV के इलाज में प्रगति, पूर्ण टीकाकरण कवरेज, प्रशासनिक क्षमता, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, कार्यात्मक हृदय देखभाल इकाइयों के साथ जिलों का अनुपात, जिला अस्पतालों में खाली पड़े विशेषज्ञ पदों का अनुपात। इसलिए ये सभी कथन सही हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट में आया हुआ है वही पूछ लिया जाए, हो सकता है उन 5 को हटा के इनमें से कुछ और उठा दिया जाए, जैसे प्रशासनिक क्षमता, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, कार्यात्मक हृदय देखभाल इकाइयों के साथ जिलों का अनुपात, जिला अस्पतालों में खाली पड़े विशेषज्ञ पदों का अनुपात। तो ये चीज़ें हो सकता है उसमें दे दी जाएँ, तो इसलिए इनको भी ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भारत ने 2030 तक क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन कॉल टू एंड ट्यूबरकुलोसिस पर हस्ताक्षर किया। किसने, भारत ने। भारत ने क्या किया है कि 2030 तक के लिए इनके कॉल टू एंड ट्यूबरकुलोसिस पर हस्ताक्षर किया है WHO के साथ में। निम्नलिखित में कौन सा कथन ऐसा है कि जो टीबी के बारे में सही तरीके से व्याख्या कर रहा है, तो हमें इसके बारे में बताना है, ठीक है। देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के अन्य देशों के साथ, ठीक है। देखिए, तो इसमें बैक्टीरिया की बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है। तो टीबी ऐसी होती है ना। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, एक संचारी रोग है जो आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क से ही फैलता है। ये भी बात सही है क्या? ये वाली बात नहीं सही है, ठीक है। ये वाली बात तो गलत है कि संचारी रोग वाले जो ऑप्शन है ये वाला गलत है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, ये टीबी का तनाव पहली पंक्ति की दवाओं के प्रतिरोध को दर्शाता है, तो इसे मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी कहा जाता है, MDR टीबी कहा जाता है, जब ये शुरुआत में क्या करता है कि पहले पंक्ति के दवाओं के प्रतिरोध को दर्शाता है तब, ठीक है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है,
सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, पहला और तीसरा सही है ना। और हमें सही बताना था इसमें। यह बैक्टीरिया वाली बीमारी जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है। बैक्टीरिया आमतौर पर क्या करती है? बैक्टीरिया आमतौर पर हवा से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है। टीबी का तनाव पहली पंक्ति की दवाओं के प्रतिरोध को दर्शाता है, तो इसे मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी कहा जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है। वीडियो को अब एक से दो बार अगर आप देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं तो लेकिन उनकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ जाया करेगी और आसान है। बस खाली आप सुनते रहें, इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से सुनते रहें, अच्छा ही रहेगा, फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है इससे आपका। ठीक है ना। चलिए देखिए, फोटोडायनामिक थेरेपी के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। फोटोडायनामिक थेरेपी क्या होती है? देखिए, यह एक सहज दवा का उपयोग करता है जो प्रकाश की कार्रवाई के तहत सक्रिय हो जाता है। प्रकाश की कार्रवाई के तहत सक्रिय हो जाता है, यह सहज दवा का उपयोग करता है, तो ये बात सही है। दूसरा, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, फोटोडायनामिक थेरेपी, तो कैंसर के उपचार में ही इसका उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा? सी ही होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है ना, गलत कोई नहीं इसमें। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो गया। फोटोडायनामिक थेरेपी एक प्रकाश संश्लेषक दवा का उपयोग करती है जो प्रकाश की कार्रवाई के तहत सक्रिय हो जाती है और आणविक ऑक्सीजन को प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों में परिवर्तित करती है। ठीक है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ये क्या है? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के बारे में विचार करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है देखते हैं इसमें। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि एनपीपीए एक नोडल सरकारी नियामक एजेंसी जो भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है कि एनपीपीए एक नोडल सरकारी नियामक एजेंसी होती है, रेगुलेटिंग एजेंसी होती है, ये भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं पर की कीमतों को नियंत्रित रखती है। तो बात सही है, पहला सही हुआ। दूसरा, यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में आता है, तो ये बात गलत है, ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के उसमें नहीं आएगा। ठीक है ना। तीसरा, एनपीपीए दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत आवश्यक दवाओं की क्षति की कीमतें तय करता है, तो ये बात भी सही है। पहला और तीसरा सही है, तो इसमें पहला और तीसरा जो सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है ना। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में नहीं आता, ये बात तो सही है, सी इसका सही उत्तर। हाँ, देखिए, नोडल सरकारी नियामक एजेंसी भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। एक केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय, कौन सा है? केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। एनपीपीए दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत आवश्यक दवाओं की क्षति की कीमतें तय करता है। कौन? यही एनपीपीए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस यकृत की सूजन के लिए चिकित्सा शब्द है। हेपेटाइटिस जो यकृत की सूजन के लिए चिकित्सा शब्द है हेपेटाइटिस। ठीक है, इसके संबंध में विचार करना, सही कथन बता देना हमें। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, ये चीज हमको बतानी है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि हेपेटाइटिस के लिए 5 प्रकार के वायरस जिम्मेदार होते हैं। तो बात सही है, 5 प्रकार के वायरस जिम्मेदार होते हैं। विषाक्त पदार्थों, शराब, कुछ दवाओं के सेवन से हेपेटाइटिस के कुछ कारण हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि हेपेटाइटिस बी संक्रमित रक्त, वीर्य और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है, तो ये भी बात सही है।
तीनों स्टेटमेंट सही है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सही उत्तर पूछा गया था, इसे सही उत्तर डी हो जाएगा इसका। ठीक, देखिए क्या है, हेपेटाइटिस के लिए 5 प्रकार के वायरस जिम्मेदार होते हैं, बात सही है। विषाक्त पदार्थ, शराब, कुछ दवाओं के सेवन से हेपेटाइटिस कुछ कारण होते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो होता है एक वायरल संक्रमण होता है जो यकृत पर सीधे हमला करता है और तीव्र तथा पुरानी दोनों बीमारियों का कारण बन सकता है। यह वायरस जन्म और प्रसव के दौरान माँ से बच्चे में सबसे अधिक फैलता है। मतलब जब बच्चा मतलब प्रसव बच्चे का जन्म होता है उस समय क्या होता है, जन्म या प्रसव के दौरान माँ में अगर है वो चीज़ तो बच्चे में सबसे अधिक फैल जाएगी और साथ ही रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में भी ये आता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी संक्रमित रक्त, वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से क्या करता है? फैलता है। ठीक है ना, तो ये फैलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये वाली रिपोर्ट जारी कौन करता है ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए ये जारी करता है नीति आयोग के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में जारी की गई है। कैसे जारी की गई है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ सहयोगी की भूमिका निभाया था नीति आयोग ने, फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, इस रिपोर्ट को जारी कर दिया है। बात सही है। समग्र ईपीआई में 2020 में गुजरात जो है शीर्ष पर है, सबसे ऊपर पायदान पर कौन है? गुजरात है। ठीक है ना, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा क्योंकि सही उत्तर पूछा गया था, इसमें हमने सही ही बताया है। ठीक, सी इसका सही उत्तर है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये ध्यान रखना किसके साथ है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं 2020 में क्या है भाई। ईपीआई 2020 चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए उद्देश्य है इसका। चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए सरकार की नीतियों की प्रभावशीलता में वृद्धि, निर्यात के लिए एक सुविधा नियामक ढांचे को प्रोत्साहित करना है। सूचकांक में 4 प्रमुख स्तंभ हैं। अब उनके नाम कौन कौन से हैं ये नाम देख लीजिए। नाम है, एक तो नीति, उनकी पॉलिसी कैसी है, फिर व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर निर्यात प्रदर्शन है। ये 4 इसके क्या हैं? प्रमुख स्तंभ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सूचकांक में 11 उप स्तंभों को भी ध्यान में रखा गया। 11 और उप स्तंभ, 4 तो मुख्य हैं, उसके बाद 11 उप हैं। उनमें से कौन कौन से? निर्यात प्रोत्साहन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापारिक वातावरण आधारित संरचना, परिवहन कनेक्टिविटी, वित्त तक पहुंच, निर्यात अवसंरचना, व्यापार का समर्थन, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात विविधीकरण और विकास अभिविन्यास। ये 11 उप स्तंभ हैं किसके? इसी के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के। ठीक है ना, चलिए विशेषता क्या है इसकी? विशेषता है ईपीआई उपराष्ट्रीय स्तर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मुख्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक डेटा चालित प्रयास होता है। सूचकांक जो होता है वह निर्यात प्रोत्साहन के संबंध में क्षेत्रीय प्रदर्शन को बेंचमार्क करने के लिए राज्य सरकारों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका होगी और इस प्रकार निर्यात को बेहतर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। ठीक है ना, चलिए प्रदर्शन कैसा रहा है जो अभी रिपोर्ट जारी की गई, उसमें देखिए क्या है कि महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद ईपीआई 2020 में गुजरात शीर्ष पर रहा। गुजरात क्या है? शीर्ष पर रहा है। भूस्खलन वाले राज्यों में देखा जाए तो इसमें राजस्थान सूचकांक में सबसे ऊपर है। राज्यों की अलग अलग पहचान की गई है, तो इसमें सूचकांक में राजस्थान सबसे ऊपर, उसके बाद तेलंगाना, फिर हरियाणा आएगा। हिमालयी राज्यों की अगर बात करें तो उसमें उत्तराखंड जो है सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश आएगा। ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है इस क्षेत्र में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि माना जाता है कि एडक्कल गुफाएं हैं। देखिए अभी ये चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है? चर्चा में इसलिए रही है कि भारत में
इससे पहले जो गुफा खोजी गई वो आसाम में मेघालय में सबसे बड़ी गुफा मानी गई, ठीक है। तो उससे छोटी भी कोई रही होगी। अब ये जो गुफा है एडक्कल, ये दूसरी सबसे बड़ी गुफा मानी जा रही है, ठीक है। देखिए एडक्कल गुफाएं जो नवपाषाण समुदाय का आश्रय स्थल थी, ये किस राज्य में है, तो ये हम बता दें आपको, ये आपका पड़ेगा केरल में, ठीक है। एडक्कल गुफाएं नवपाषाण समुदाय का आश्रय स्थल हैं, यह केरल में स्थित हैं, ठीक है। तो केरल में स्थित है भाई, ठीक है, केरल में ही है। एडक्कल गुफाएं केरल के वायनाड जिले में हैं, मैसूर पठार पर अम्बुकुती कुती अम्बुकुती पहाड़ियों, मतलब पश्चिमी घाटों का एक हिस्सा है अम्बुकुती पहाड़ी, वहीं पे है ये। यह समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर है। इसमें नवपाषाण काल के अंत से लेके उत्कीर्णन है। यह केरल में वास्तविक नवपाषाण संस्कृति के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। अभी ये खोज की गई इसकी, इसलिए समाचारों में रहा है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में निम्नलिखित में से कौन सी विधि आर्थिक घटना जैसे आर्थिक विकास, व्यापार चक्र, आर्थिक नीति के प्रभावों को समझाने के लिए लागू सामान्य संतुलन सिद्धांत और आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित अर्थमितीय मॉडल के माध्यम से प्रयास करती है? तो इसमें बताना है कौन सा है। तो पहला है डायनामिक स्टोचेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। दूसरा है स्टैटिक स्टोचेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। तीसरा है मल्टी स्टेज जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। और डी है सिंगल स्टोचेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही उत्तर है? तो देखिए इसमें डायनामिक स्टोचेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल जो है वो इसका सबसे सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए हो गया ना। व्यापार चक्र है आर्थिक नीति के प्रभाव समझाने के लिए लागू सामान्य संतुलन सिद्धांत आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित अर्थमितीय मॉडल के माध्यम से प्रयास करती है, ठीक है ना। तो ये वही विधि है डायनामिक स्टोचेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल, ये सही उत्तर है इसका, ठीक है। हाँ, क्या होती है देखिए ये DSGE मॉडलिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ऐसी विधि है जो आर्थिक घटना जैसे आर्थिक विकास, व्यापार चक्र, आर्थिक नीति के प्रभाव को समझाने के लिए लागू सामान्य संतुलन सिद्धांत और आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित अर्थमिति मॉडल के माध्यम से होती है। तो अर्थमिति आर्थिक संबंधों को अनुभवजन्य सामग्री देने के लिए आर्थिक आंकड़ों के लिए सांख्यिकीय विधियों का अनुप्रयोग है, ठीक है ना। आगे भी है। अब देखिए बाकी 3 ऑप्शन और हैं उसमें। तो जनरल इक्विलिब्रियम थियरी एक व्यापक आर्थिक सिद्धांत जो बताता है कि कई बाजारों के साथ अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग कैसे गतिशील रूप से बातचीत करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं और अंततः कीमतों के संतुलन में परिणत रहते हैं। ये चीज़ बताने का काम कौन कर रहा है? जनरल इक्विलिब्रियम थियरी, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के संभावित प्रभाव और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आने वाले लॉकडाउन का एक अस्थायी अनुमानित मूल्यांकन प्रदान करने के लिए डायनामिक स्टोचेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल का उपयोग कर रहा है। तो RBI कर रहा है इसका उपयोग। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन इसका उपयोग कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसका उपयोग क्यों किया गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसको आप अगर 1-2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। भारी भरकम नहीं है कुछ इसमें। अगला है अराइज। अराइज कोई शब्द है, ये समाचार में आया था। इसका संदर्भ किससे है? ये किसी मेढक की नई प्रजाति है, या फिर DRDO द्वारा लॉन्च किया गया नया मानव रहित वाहन है, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का एक संस्थान है, या फिर इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम है। क्या है ये? देखिए ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक संस्थान का नाम है अराइस, ठीक है। ARIES, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संस्थान है एक कोई, सी इसका सही उत्तर है। नाम क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नाम है इसका।
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है, स्वायत्त संस्थान, ये ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा है और अपनी तरह का पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। यह एशिया का सबसे बड़ा है और पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो कि अपनी तरह का, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के देवस्थल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज में इसका अनावरण किया गया था। हाल ही में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के खगोलविदों ने कुछ बौनी आकाशगंगाओं में तीव्र स्टार के गठन के पीछे के कारणों का पता लगाया है। ठीक है, इसलिए समाचारों में रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ऑस्ट्रोसेट। ऑस्ट्रोसेट क्या हुई, इसके संबंध में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह IRS श्रेणी के उपग्रह पर एक बहुतरंग दैर्घ्य खगोल विज्ञान मिशन है। बात सही है या फिर गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि IRS श्रेणी के उपग्रह पर एक बहुतरंग दैर्घ्य खगोल विज्ञान मिशन है, तो बात सही है। एस्ट्रोसेट के लिए ग्राउंड कमांड और कंट्रोल सेंटर MCF हासन में है। हासन कहाँ है, गुजरात में ना, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ग्राउंड कमांड कंट्रोल सेंटर MCF हासन में है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, ये होना चाहिए। ठीक, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं सही उत्तर, ये है इसका सही उत्तर। ठीक है ना, तो ये इसका सही उत्तर हुआ। एस्ट्रोसेट एक IRS क्लास भारतीय रिमोट सेंसिंग क्लास उपग्रह पर 650 किलोमीटर निकट भूमध्य रेखीय कक्षा में एक बहुतरंग दैर्घ्य खगोल मिशन है। इसे भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV, ध्यान रखना किसके द्वारा, PSLV के द्वारा, इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक, यह पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है। ध्यान रखना उद्देश्य क्या है, एक्सरे, ऑप्टिकल, UV स्पेक्ट्रल बैंडों में एक साथ अपने 5 अद्वितीय एक्सरे और पराबैंगनी दूरबीनों के साथ मिलकर काम करना है इसको। ठीक है, एस्ट्रोसेट मिशन की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह एक ही उपग्रह के साथ विभिन्न खगोलीय पिंडों की एक साथ बहुतरंग दैर्घ्य टिप्पणियों को सक्षम बना सकता है। ठीक है ना, एस्ट्रोसेट के लिए ग्राउंड कमांड कंट्रोल सेंटर कहाँ है, इसरो। टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क कहाँ पे, बेंगलोर में। ठीक है, IS ट्रैस। ठीक है, तो ध्यान रखना है कहाँ पे है, इसकी जो ग्राउंड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो कहाँ है, बेंगलोर में है, IS ट्रैस करता है इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि कथन बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, सही नहीं है, मतलब पूछा गया है तो गलत पूछा गया है ना। तो देखिए पहला है कि जब प्रकाश एक सतह से परिलक्षित होता है तो घटना का कोण जो होता है आमतौर पर प्रतिबिंबित कोण के बराबर होता है। तो बात सही है क्या, जैसे एक सतह से परिलक्षित हो जाए तो वो घटना जो होगी कोण, घटना का कोण बनेगा वो क्या होगा, आमतौर पर प्रतिबिंब के कोण के बराबर होगा। बात सही है या फिर गलत है, ये बात सही है। ठीक है, दूसरा है परावर्तन के नियम गोलाकार सतहों को छोड़कर सभी प्रकार की प्रतिबिंबित सतहों पर लागू होते हैं। तो गोलाकार सतहों को छोड़कर भी है, सभी प्रकार के प्रतिबिंबित समूहों पर भी लागू हो रहा है। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, दूसरा स्टेटमेंट गलत ही है। गोलाकार सतहों को छोड़कर सभी प्रकार की प्रतिबिंबित सतहों पर लागू होते हैं, ये परावर्तन के नियम होते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो गलत हो गया, सही उत्तर इसका B होगा। ठीक है, तो देखते सही उत्तर क्या है इसका, B सही उत्तर इसका। ठीक है ना, जब प्रकाश एक सतह से परिलक्षित हो तो घटना का कोण आमतौर पर प्रतिबिंब के कोण के बराबर ही होता है। सही है, प्रतिबिंब के नियम जो होते हैं गोलाकार सतहों पर सहित सभी प्रकार के प्रतिबिंबित सतहों पर लागू होते हैं। तो ये चीज सही है।
अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा छवि बनाने संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। समतल दर्पण के द्वारा छवि बनाने के संबंध में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट है समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और खड़ी होती है। साइंस टेक का क्वेश्चन है ना। तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और खड़ी होती है, तो बात सही है। दूसरा है गणित जो छवि होगी वो दर्पण के पीछे है जहां तक वस्तु उसके सामने होती है। ठीक है, तो ये जो छवि बनेगी वो कहाँ होगी, दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सही पूछा गया था, सी सही उत्तर हो गया। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और खड़ी होती है। छवि का आकार ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। गणित छवि होती है वो दर्पण के पीछे जहाँ पे वस्तु उसके सामने रहती है। इसके अलावा छवि क्या होती है, बाद में उलट जाता है। ठीक है, तो ये भी बात सही थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही बताना है। इसमें भी देखते हैं कौन सा सही है। देखिए, परंपरागत रूप से एक विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह की दिशा को इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की समान दिशा के रूप में लिया जाता है। बात सही है या फिर गलत है? परंपरागत रूप से विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है उसके इलेक्ट्रॉनों को के प्रवाह की समान दिशा के रूप में लिया जाता है, तो ये बात तो गलत है। दूसरा है कि विद्युत प्रवाह को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से बहने वाले आवेश की मात्रा द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। विशेष क्षेत्र में बहने वाले आवेश की मात्रा द्वारा व्यक्त किया जाता है विद्युत प्रवाह को इकाई समय में, ये बात तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। सही उत्तर बी है। ठीक है, देखिए, परंपरागत रूप से एक विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की दिशा के विपरीत ली जाती है जो ऋणात्मक आवेश में होती है। ठीक है, विद्युत प्रवाह को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से बहने वाले आवेश की मात्रा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही था। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन हमें बताने हैं। इलेक्ट्रॉन एक पूर्ण ठोस क्रिस्टल के माध्यम से आसानी से यात्रा करने में सक्षम है, तो बात क्या है, सही है ना। ये बात सही है। पूर्ण ठोस क्रिस्टल के माध्यम से आसानी से यात्रा कर सकते हैं ये। ठीक है, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की गति रिक्त स्थान में आवेशों से बहुत भिन्न होती है, तो ये भी सही है। जब दोनों सही है तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी सही उत्तर इसका। तो ये स्टेटमेंट ही इसकी व्याख्या है, माध्यम से आसानी से यात्रा करने में सक्षम होता है, लगभग जैसे कि वह एक वैक्यूम में थे। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की गति हालांकि खाली स्थान में प्रभार से बहुत अलग होता है, लेकिन वो ऐसा होता भी है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या था, सही था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना सही स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है ना, तो सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है हमें, तो देखते हैं सही स्टेटमेंट क्या है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें दिशा है लेकिन परिणाम नहीं होता, तो बात सही है क्या? चुंबकीय क्षेत्र मात्रा है, ये कोई मात्रा है, मापक है, इसमें दिशा होती लेकिन परिणाम नहीं होता, परिमाण, इसमें परिमाण नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, बात सही है, ये बात सही है। ठीक है ना, सही है कि गलत है? दिशा होती है, परिमाण नहीं होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये बात तो दिशा होती, परिमाण नहीं होते, गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष ताकत को क्षेत्र लाइनों की निकटता की दृष्टि से डिग्री से दिखाया गया है, तो ये वाली बात सही है। ठीक है ना, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। सही उत्तर इसका बी हो गया, बी सही उत्तर इसका। हाँ, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष ताकत को क्षेत्र लाइनों की निकटता की डिग्री से दिखाया गया है। कोई भी दो फील्ड लाइनें एक दूसरे को पार करने के लिए नहीं पाई जाती इसमें, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से पूरी वीडियो समझ में आएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये वीडियो ना समझ में आए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं विशेष बताया गया कि आपको समझने में दिक्कत हो। सिर्फ आपको 1 से 2 बार कंसंट्रेट होकर इसको सुनना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और जब याद हो जाएंगी तो ये आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं, और आपकी परीक्षा में बहुत सारी सहायता मिलेगी आपको इससे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल में दूसरी वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।